Okay, so this is the next question. Question number 121. Which of the following are the characteristics of case study method? Okay. It is done in a lab. It is particularistic. It is descriptive. It is inductive. Right? So case study मेथड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? जितना भी जानते हैं उसमें ये तो हमें पता ही है कि वो लैब में तो नहीं हो सकता, राइट? कि भाई आपको फील्ड पे निकलना पड़ेगा ये करने के लिए, आपको ये पर्टिकुलर केस चाहे वो किसी भी तरीके का हो, थ्योरेटिकल हो या फिर प्रैक्टिकल हो, वो लैब में तो नहीं हो सकता, राइट? इट इज पर्टिकुलरिस्टिक ऑफ कोर्स बिकॉज इट फोकसेस ऑन अ सिंगल केस, तो पर्टिकुलरिस्टिक है, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव होगा बिकॉज केस स्टडी है तो डिटेल में भी होगी, और इट इज इंडक्टिव टू, ठीक है? एंड इसमें से हम लोग अगर ए को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास वैसे भी सेकेंड ही बचता है, दैट इज बी सी एंड डी, ठीक है? तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं. दिस इज 1016, टू ही है इसका, राइट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. In 2018, which Indian state initiated Asmita Yojana, wherein self-help groups are to procure wherein self-help groups are to procure sanitary napkins from suppliers and distribute them to अस्मिता कार्ड होल्डर्स. अगर आप लोगों ने ये वाला पेपर देखा या इससे पिछले वाला पेपर देखो, आपको पता चलेगा सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इसी पेपर में 2-3 क्वेश्चन है, और इसी तरीके से पिछले साल वाले पेपर में भी 2-3 क्वेश्चन जो थे वो इस तरीके के आए थे, और सेम ही चीज पूछ रहे हैं, वो स्कीम्स एंड ऑल हर टाइम पे, ठीक है? तो उसी तरीके का एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया. अस्मिता योजना, ये योजना जो है ये महाराष्ट्र की है, ठीक है? हमें एटलीस्ट नाम से इतना तो पता चल रहा है कि पंजाब तो शायद नहीं होगा, इट डज नॉट साउंड लाइक अ पंजाबी वर्ड, राइट? और यूपी और एमपी में जिस तरीके की हिंदी यूज होती है उसके हिसाब से भी नहीं लग रहा. खैर, इसका तो आंसर महाराष्ट्र है, ये तो हमें पता था, बट अगर अब हमें गेस भी करना पड़ता है इसमें, तो यूपी और एमपी को वैसे भी एलिमिनेट जो था वो करना पॉसिबल लग रहा था, ठीक है? तो मेरे हिसाब से इसका सेकंड होना चाहिए. एक बार इसका आंसर देख लेते हैं. 0977, इसका सेकंड ही है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, मैच द फॉलोइंग. तो फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार शॉ, रोशनी नादर, अदिति गुप्ता, और साथ साथ में द एंटरप्राइजेस दैट दीज वुमेन हैव फाउंडेड. चेयरपर्सन बायोकॉन, सीईओ एचसीएल, फाउंडर सीईओ नाइका, को फाउंडर मेंस्ट्रुपीडिया. राइट, देखिए ये तो काफी ज्यादा हमने आजकल देखा भी है, न्यूज में भी रहता है कि फाल्गुनी नायर फाउंडेड नाइका, है ना? तो ए का 3 हम देखते हैं पहले, तो किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ए, जिसमें बी का 1 है किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन, वी नो दैट, दैट इज करेक्ट, ठीक है? सी का 2 है रोशनी नादर एचसीएल, राइट? एंड आदित्य गुप्ता इज द को फाउंडर ऑफ मेंस्ट्रुपीडिया. तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको एक दो का भी इसमें आइडिया था तो भी इजिली निकल जाता. एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं. 1042, 042, इसका 2 ही है. ऑलराइट, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं. पर्पस ऑफ डूइंग जेंडर एनालिसिस, आई होप दिस इज विजिबल बिकॉज इसका फॉन्ट काफी छोटा है. पर्पस ऑफ डूइंग जेंडर एनालिसिस, ओवरलुकिंग द डिफरेंसेस, लुक एट दिस वर्ड, overlooking the differences between and among women and men based on unequal distribution of resources, opportunities of power. Okay, next option says ensuring that the different needs of women and men are clearly identified and addressed at all stages of the policy cycle. ये हो सकता है. अगले options देख लेते हैं. Recognizing that policies, programs and projects have similar effects on women and men. Okay, and then seeking and articulating only women's viewpoint in developing policies and programs. Right? देखो, एक तो पहली बात ओनली विमेन्स व्यू पॉइंट, और यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ तो सिर्फ विमेन तो नहीं होंगी, ये तो काफी क्लियर है, हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? रिकॉग्नाइजिंग की पॉलिसीज प्रोग्राम्स का एक ही जैसा इफेक्ट होता है विमेन और मेन के ऊपर, अगर होता तो फिर हम लोग जेंडर बजटिंग, जेंडर एनालिसिस, ये सारी बातों की बात ही क्यों करते? हम लोग इस चीज को बेसिकली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जेंडर एनालिसिस के बिना बनी है, ठीक है, उनका जो है विमेन और मेन के ऊपर बहुत डिफरेंट असर पड़ सकता है, ठीक है? एंड दैट विल डिपेंड ऑन कि उसके अंदर इनहेरेंट जो चीजें हैं वो किस तरीके की. तो सिमिलर इफेक्ट्स तो नहीं होती, ये तो काफी बेसिक चीज है, हम लोग इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? देन इसकी ये वाला ऑप्शन देखो पहले.
overlooking the differences between and among men and women based on unequal distribution of resources. It does not say कि recognizing these differences that exist between women and men, it says overlooking, मतलब ignore कर देना. तो ये भी नहीं हो सकता है. एंड वैसे भी ये ऑप्शन जो था ये अपने आप में सही लग रहा था. इंश्योरिंग दैट द डिफरेंट नीड्स ऑफ वुमेन एंड मेन आर क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ द पॉलिसी साइकिल. यही मतलब होता है जेंडर एनालिसिस, जेंडर बजटिंग जैसी चीजों का. तो 973 हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका. 973 यही है इसका. ठीक है जी. That the different needs of men and women are identified and addressed at all stages of the policy cycle. कि जब भी गवर्नमेंट या कोई और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो कि लार्जर इंटरेस्ट्स का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर है, वो अपनी पॉलिसी को राइट फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज टिल इट्स वेरी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वहां पे मेन और वुमेन के बीच में जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उनके बेसिस के ऊपर उस पॉलिसी का अलग तरीके से कैसे इफेक्ट पड़ सकता है अलग अलग जेंडर्स के ऊपर. यही तो चीज हम जेंडर एनालिसिस में करते हैं. यही जो था इसका बेसिक वो था. ये सब कुछ नोट्स के अंदर काफी अच्छे से दिया हुआ. ओके. सो नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्रोनोलॉजिकली. ऑलराइट. जेंडर इज अ परफॉर्मेटिव एक्ट. राइट. जूडिथ बटलर है ना. शैडो पैंडेमिक. कोविड. वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन बट बिकम्स वन. कुछ याद आ रहा है ये स्टेटमेंट 1949 में किसी बहुत बड़ी स्कॉलर ने बोली थी. ठीक है. एग्जिस्टेंशियलिस्ट फेमिनिस्ट हम उनको बोलते हैं. एंड द प्रॉब्लम विद नो नेम. राइट. तो ये किसने बोली थी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना. ये स्टेटमेंट 1949 में एक बुक आई थी उन्होंने बोली थी. अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है उनका नाम बता सकते हो. मतलब आई एम नॉट श्योर कि उसी बुक में उन्होंने बोली थी बट उस स्कॉलर की 1949 के अंदर एक बहुत ही फेमस बुक है. ठीक है. और उसी स्कॉलर ने जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है दी है. द प्रॉब्लम विद नो नेम वी नो. ये किसने बोली थी ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ये 1960s की स्टेटमेंट है. ठीक है. द मिस्टीरियस वुमेन्स प्रॉब्लम ये सब कुछ तो दोनों चीजों का मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये किन किन की है. ये जो है ये जूडिथ बटलर ने बोली थी. राइट. वो तो हमें पता ही है. काफी फेमस स्कॉलर हैं वो. और शैडो पैंडेमिक हम लोग कोविड के टाइम के ऊपर इसकी बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि शैडो पैंडेमिक जो है वो इंडिया में चल रहा है या बाकी कंट्रीज में भी चल रहा है बट इंडिया में हमने इसको ज्यादा कंटेक्चुअल तरीके से देखा. राइट. तो अब इसके हिसाब से देख लीजिए कौन सी जो है क्रोनोलॉजी बैठ रही है. मेरे हिसाब से ये होना चाहिए CDAB. CDAB. हाँ ये क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा था. इसके अंदर आई डोंट नो NTA ने ये वाला ऑप्शन जो था ये क्यों सही किया हुआ था. मेरे हिसाब से जो क्रोनोलॉजी है वो होनी चाहिए CD एंड देन AB. ठीक है. लेकिन अगर आप इस चीज को पेपर में देख भी लेते कि चलो ये थोड़ा बहुत आगे हो रखा है इन्होंने पहले DC किया हुआ है और उसके अलावा और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि हमारे क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो फिट बैठ रहा हो. ठीक है. तो हो सकता है इन्होंने इसका 3 करेक्ट किया हो. मुझे भी अच्छे से याद नहीं. एक बार देख लेते हैं. 1055. इसका C ही है. तो वो ये है कि कई बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है NT इस तरीके के मिस्टेक्स कर देता है. तो आपको ये देखना है कि जो बेस्ट पॉसिबल आंसर लग रहा है आपके आंसर के सिवा आप उसके साथ जाओ. ठीक है. तो इन्होंने थोड़ा बहुत ही आगे कर दिया और जो फाइनल आंसर किया उसमें उन्होंने इसी आंसर को सही माना जबकि ये स्टेटमेंट जो है ये पहले होनी चाहिए और ये बाद में होनी चाहिए. ठीक है. बट एनीवेज फोकस ऑफ द प्राइमरी ग्रुप इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इज ऑन. हाँ जी. बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ये भी थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था. यंग मैरिड कपल्स, प्रेग्नेंट मदर्स, पेरेंट्स, पंचायत मेंबर्स. जस्ट अ सेकंड. Sorry, there was some disturbance, but anyways,
The question said that the focus of primary group in बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम is on. ठीक है कि जो स्कीम है काफी फेमस, काफी फ्लैगशिप स्कीम है इस गवर्नमेंट की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ठीक है, कब लॉन्च हुई थी वो ईयर भी काफी ज्यादा फेमस है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए है ना. यंग मैरिड कपल्स, प्रेग्नेंट मदर्स, पेरेंट्स और पंचायत मेंबर्स. तो इस स्कीम का जो फोकस ग्रुप है वो कौन सा है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो है अटेंशन, ध्यान कौन से ग्रुप के ऊपर इनमें से देना है. यंग मैरिड कपल्स, प्रेग्नेंट मदर्स, पेरेंट्स, पंचायत मेंबर्स. राइट. तो ये तो होना ही चाहिए यंग मैरिड कपल्स, बिकॉज इफ सम कपल इज एक्सपेक्टिंग चाइल्ड तो उनको तो और भी ज्यादा जो है स्कीम को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए है. राइट, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए. जो कुछ भी स्कीम जो है बाकी चीजों को करने की कोशिश कर रही है कि भाई आपको अपनी, अगर आपकी लड़की होती है तो उसको पढ़ाना है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उस तरीके की चीजें. राइट. और यंग मैरिड कपल्स हैं तो मेरे हिसाब से फिर प्रेग्नेंट मदर्स भी होनी चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना. तो पहले तो ए और बी तो होगा ही होगा, तो हम लोग सी और डी को जो है एलिमिनेट कर देते हैं. और इन ऑप्शंस में है, एक में सी है और एक में डी है. ठीक है. तो देखिए जी, यंग मैरिड कपल्स, प्रेग्नेंट मदर्स, पेरेंट्स और पंचायत मेंबर्स. अगर मैं एग्जाम में करती तो मैं इसका पेरेंट्स करती, बट आई थिंक इसका पंचायत मेंबर्स भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा. बट आई वुड हैव डन सी. देखते हैं ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है कि नहीं है. ठीक है. 1032. यही है. ठीक है. बिकॉज सी, आई डोंट थिंक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर ऐसा कोई कंपोनेंट है जहाँ पे पंचायत मेंबर्स को साथ में ले करके और उनको फोकस करके अब फिर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हो. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स ओनली. ठीक है. तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसका वन ऑप्शन जो है वही करेक्ट लग रहा है. अब इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं या इस तरीके के मतलब जो कुछ भी सब्जेक्ट मैटर जो है ये आपको कहीं भी एज इट इज ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा. हो सकता है जो स्कीम का जहाँ पर भी आपको स्कीम इन डिटेल ये देखने को मिल रही है, जहां से भी आपने पढ़ी होगी वहां पे कोई भी आपको इस तरीके से नहीं बताएगा कि कौन सा जो है वो फोकस ग्रुप है, कौन सा ये सब कुछ है. ठीक है. ये हो सकता है ये गवर्नमेंट की किसी मतलब उनके डॉक्यूमेंट में आया हो, किसी एक लाइन के ऊपर आया हो और वो चीज जो है मिस हो जाती है. राइट. कि एक लाइन में उन्होंने बस ये लिख दिया कि फोकस ग्रुप जो है वो हमारा ये तीन सेगमेंट्स हैं, ये तीन जो है पॉपुलेशन सेगमेंट है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस में मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा इसके अंदर गेस वर्क, लॉजिक और साथ साथ में तुक्का जो है वो मारना ही पड़ता है. राइट. तो मैं भी इसका वन करती और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोगों ने इसका वन ही किया होगा. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये भी एनटीए ने थोड़ा सा इसमें झोल किया हुआ है. ठीक है, उन्होंने गलत आंसर जो है वो फाइनल आंसर की के अंदर दिया हुआ है. बट एनीवेज विल नो द करेक्ट आंसर सो दैट कि अगर अगली बार पेपर में आया ऐसा और होपफुली एनटीए दोबारा से इस तरीके की मिस्टेक ना करे तो आप लोग आंसर गलत दोबारा से मार्क करके ना आओ ऑन द बेसिस ऑफ इस बार जो एनटीए ने आंसर दिया हुआ तो उसके बेसिस पे. ठीक है. तो यहाँ पे पूछा हुआ है कुछ टर्म्स और उनकी एक्सप्लेनेशन. राइट. ये सारे रिलीजियस टर्म्स हैं बेसिकली, या फिर आप इनको कल्चरल भी बोल सकते हो. तो इसमें है मेहर, सपिंड्स और इद्दत और स्त्रीधन. ठीक है. और यहाँ पे लिखा हुआ वेटिंग पीरियड आफ्टर डाइवोर्स इफ टू पर्सन्स हैव अ कॉमन लीनियल ये असेंडेंट. ओके. मीन्स कि आपके बुजुर्ग. ठीक है. एनी प्रेजेंट और ज्वेलरी गिवन टू अ वुमन ड्यूरिंग मैरिज, प्रॉपर्टी गिवन टू वाइफ इन कंसिडरेशन फॉर मैरिज. ओके. अब देखो, हमें पता है स्त्रीधन तो ये होता है. ठीक है. वैदिक सोसाइटी से लेकर के अभी तक जो है हिंदू सोसाइटी में ये काफी फेमस है कि भाई शादी के टाइम के ऊपर वुमन को जो है कुछ गिफ्ट्स, कुछ ज्वेलरी दी जाती है और जो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उसी की है, वो ना उसको अपने पति को देने की जरूरत है और ना ही अपने बेटों को देने की जरूरत है. ठीक है. तो डी का तो यहाँ पे 3 है. राइट. एक ये सपिंड जो था ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था. एक केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग, जहां पे जो है एक कपल था जिसमें हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट जो था वो डाइवोर्स फाइल किया था ऑन द बेसिस कि वो दोनों जो है वो सपेंड है. और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो सपेंड अगर आपस में मैरिज करते हैं तो उनकी मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी. उसको जो है वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की उसको वॉइड माना जाएगा. उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा कि ऐसी कभी शादी जो थी वो कभी हुई थी. दिस इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक प्रोविजन. तो इस केस की वजह से ये जो था ये काफी न्यूज में चल रहा था. सपिंड का मतलब बेसिकली यही होता है कि मतलब
आपका अगर एक कॉमन जो है आपका कोई बुजुर्ग रहे थे और उन्हीं से जो है आपकी पूरी फैमिली जो है अपनी सक्सेशन उन्हीं से नाप रही है, आप सब उन्हीं के डिसेंडेंट्स हो, और इन डिसेंडेंट में से कोई एक जो है हेट्रोसेक्सुअल कपल जो है वो आपस में शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। ये सारा जो था इसका सिग्निफिकेंस था, ये न्यूज में था इसीलिए आ गया था, तो ऐसा मत समझना कि बहुत ऐसा क्या पूछ लिया, ये न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा था, ठीक है। तो सपेंड का ये मतलब था, राइट। ठीक है, इद्दत जो है, अगर आप लोगों ने 1986 की मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट पढ़ी थी तो आपको ऑब्वियसली पता होगा इद्दत क्या होता है। शाहबानो के इसके टाइम के ऊपर ये सारी जो थी ये काफी न्यूज में थी, एंड आई एम श्योर ये ट्रिपल तलाक के टाइम पे भी शायद इस तरीके से न्यूज में रही होगी। और फिर एक चीज बचती है, दैट इज मेहर। और आई थिंक ये मुस्लिम वुमेन के लिए प्रॉपर्टी गिवन टू वाइफ इन कंसिडरेशन फॉर मैरिज होती है इन मुस्लिम कस्टम। ओके, अब देखिए इसका जो असल में इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि डी का बनेगा 3, ठीक है, ए का बनेगा 4, ओके, बी का रहेगा 2 और सी का रहेगा 1। ठीक है, अब इसको जरा देखने की कोशिश करो, किसी भी आंसर के अंदर ये मैच नहीं होता। ए का 4 सिर्फ इस आंसर में, इसमें बी का 1 दिया हुआ है, यानी कि सपिंड इज वेटिंग पीरियड आफ्टर डाइवोर्स, दैट इज लाइक फंडामेंटली रॉन्ग। ओके, देन इसमें सी का 2 दिया हुआ है, दैट इज इद्दत इफ टू पर्सन हैव अ कॉमन लीनियल असेंडेंट। ठीक है, ये आप बिल्कुल ही गलत कर रहे हो इस चीज को। और फिर डी का जो है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम में इन ऑप्शंस के हिसाब से कोई करना होता तो आपको 4 करना चाहिए था, ठीक है। बट एनीवेज इन्होंने सारे जो ऑप्शंस थे ये उल्टे पुल्टे किए हुए थे, तो कोई बात नहीं अगर ये आंसर जो है ये आपका गलत भी होगा, बिकॉज वो एनटीए की मिस्टेक है, आपकी नहीं है। ठीक है जी, तो हम लोग देखते हैं कि कोई मतलब नहीं बनता इसको देखने का कौन सा आंसर किया हुआ है, बिकॉज वो गलत ही होगा। ठीक है, अब आप लोगों का लक था कि आपने जो आंसर मार्क किया अगर वो सही हो गया, बट मेरे हिसाब से ये करेक्ट आंसर जो है ये होना चाहिए। ओके।